सो प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है जेएनवी पाठशाला में। आप लोग जेएनवी पाठशाला पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों की शुरू हो रही है आपके स्क्रीन पे। तो पहले मिलता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो काफी अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, यानी आपको अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है, यानी जो इंसिडेंस रो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आप समझो, आपको पता है कि बीच में हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो जब हम बीच में इसको नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये 30-30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो हमारा एंगल होता है यही हमारा एंगल कहलाता है इंसिडेंस एंगल। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, यानी जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अगर किसी क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा टाइमिंग चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, यानी रोक सकते हो। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी Mg और OH का होल ट्वाइस, तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और ये एक बेस होता है, ये बेसिक इसका नेचर होता है, यानी ये बेस के कैटेगरी में आता है। और जब हमारे पेट में इंडाइजेशन होता है तो उस समय हम इसको ले सकते हैं एज अ मेडिसिन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन D3। अब विटामिन D3 के बारे में पूछ रहा है, और जबकि आपने नॉर्मली विटामिन डी के बारे में सिर्फ पढ़ा होगा। तो कोई नहीं, जो विटामिन डी होता है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, यानी सिर्फ कैल्सीफेरॉल होता है, यानी CALCI और FEROL, कैल्सीफेरॉल। लेकिन जो विटामिन D3 होता है इसका जो नाम होता है वो हो जाता है, इसके आगे बस CHOL लग जाता है, यानी कोल कैल्सीफेरॉल, कोल कैल्सीफेरॉल। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप फिर से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिट ऑन आयरन, यानी कि जब हम लोहे पर जिंक की परत किस लिए चढ़ाई जाती है। यहाँ पे यही पूछ रहे हैं हमें, हमारे पास ऑप्शंस दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो जिंक होता है तो जब वो आयरन पे चढ़ाया जाता है तो इस प्रोसेस को ग्लैभिनेशन कहा जाता है। इसको आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार चेक कर लेना। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम लोहे को जंक लगने से, यानी मोर्चा खाने से बचा सके। टू प्रोटेक्ट इट कोरेजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, हम रस्ट के फॉर्मेशन को रोक दें। क्वेश्चन नंबर 5 को आप फिर से सॉल्व करें। कैंडल ऑफ द आउटर जोन कंप्लीटली कॉम्बिनेशन विच इज ब्लू इज, इसमें बोल रहा है कि एक जो मोमबत्ती जब जलता है तो इसकी जो पूर्ण दहन, जो बाह्य क्षेत्र होता है, उसकी जो बाहरी परत होती है वो नीला रंग का होता है। तो क्या होता है, यानी वो कम गर्म होता है, यानी मीडियम में होता है, या सबसे कम गर्म होता है, या वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, इस तरीके से पूछ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाता हूं। तो फिगर में आप देखो कि जो सबसे बाहरी परत होती है वो सबसे ज्यादा गर्म होती है, जो नीला रंग की होती है, ब्लू रंग का। उसके बाद से जो येलो पोर्शन होता है वो मीडियम में, मतलब उसका मीडियम में टेम्परेचर आता है। लेकिन जो सबसे ब्लैक साइड का रहता है, जो सबसे इनर लेवल पे रहता है, वो सबसे कम उसका टेम्परेचर आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा सही होगा, द हॉटेस्ट, यानी सर्वाधिक गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का है तो इसे अच्छे से आप सॉल्व रहा। द हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड, यानी जब आइस जो होता है जब वो वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस समय जो एनर्जी होती है वो कहाँ चली जाती है, इस प्रकार से मतलब पूछ रहा है। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो में आप देखो कि जैसे जो आइस जो है जब वो कन्वर्ट होता है वाटर में तो उस समय जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आइस को, क्योंकि आइस जो होता है आपको पता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी पास पास रहते हैं। तो जब उसको एनर्जी मिलेगी तो उसके जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होंगे वो आपस में डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे, अलग होने लगेंगे। और इस तरीके से जो एनर्जी होता है वो हमारा गुप्त ऊष्मा, एक प्रकार से मतलब लेटेंट हीट के रूप में वहां पे छुप जाता है। इस तरीके से जब जो आइस होता है वो वाटर में कन्वर्ट होता है उस समय तक उसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
एक और चीज इसमें दिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये चीज तब होता है जब हम वाटर को ब्लोइंग पॉइंट पे ले जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर जब वेपर में बदलने लगता है तब ये प्रोसेस होती है कि जब तक कि पूरा वाटर वेपर में ना बदल जाए तब तक उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इस क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करो। क्वेश्चन में बोल रहा है द फेनोमेनन ऑफ द फेसेस चेंज फ्रॉम गैस डायरेक्टली टू सॉलिड इज नोन एज। अब थोड़ा सा आप समझना है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो गैस है वो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, या जो सॉलिड है वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सबमिलेशन। अब आपको थोड़ा सा मैं इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूँ सबमिलेशन प्रोसेस की। तो जैसे कि जो ड्राई आइस होता है यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अगर आप जलाओगे सॉलिड स्टेट में रहेगा तो सीधे लिक्विड में बिना गए हुए वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे ही एक और एग्जांपल होता है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैम्फर। अब ये जो कैम्फर होता है कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, इसको हम कपूर बोलते हैं, जिसको कि आप मतलब पूजा के टाइम में यूज किया जाता है। अगर आप इसको जलाओगे तो ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हमारा सबमिलेशन का ही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हाई लेवल का है। क्वेश्चन में बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा। तो वैसे जो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज, ये जो HZ लिखा है इसका मतलब होता है हर्ट्ज, यानी HERT और Z हर्ट्ज। ये एक यूनिट है जिसमें फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। तो जो एसी करंट है इसका जो होता है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बिटवीन में होता है। यानी कभी कभी ऑप्शन में अगर 60 हर्ट्ज भी दिया हुआ है तो अल्टरनेटिव करंट का फ्रीक्वेंसी आप 60 हर्ट्ज पे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 60 हर्ट्ज दिया है तो हम 60 हर्ट्ज लगाएंगे। मैं आपको एसी करंट के तो बारे में बता दिया, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट पूछ दे तो डायरेक्ट करंट के बारे में, तो उसको भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो होता है ये होता है जीरो फ्रीक्वेंसी, इसका जीरो फ्रीक्वेंसी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये काफी इजी है और आपके डेली लाइफ से मैंने लिया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन वायर इज यूज्ड बिकॉज। जो टंगस्टन वायर होता है आपको पता है कि जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन वायर का यूज किया जाता है। तो जो टंगस्टन वायर होता है उसी का यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो मैं आपको बता दूं क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है यानी जो उसकी गलनांक की क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। तो इसलिए हम टंगस्टन का ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन 3 जो दिया है इट हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सॉल्व करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसीलिए आप अच्छे से थोड़ा सा देखना। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर आफ्टर मिक्सिंग इज पेस्ट इन द सेपरेटेड एसिड एंड एल्कलीज। अब ये एल्कलीज जो है इसको हम बेस भी बोलते हैं, यानी बेस को ये थोड़ा सा टॉप लैंग्वेज में बोला है। विल कलर विल बी सीन फ्रॉम। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम टर्मरिक को पहले एसिड में देन अल्कलीज यानी बेस में मिक्स करते हैं तो क्या क्या कलर देगा। आप एक बात का ध्यान रखो, पहले हमें एसिड में मिलाना है देन बेस में। तो वैसे अगर आपने एसिड और बेस पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो टर्मरिक होता है वो जब अगर हम बेस के साथ मिक्स करते हैं तो ये रेड कलर देता है, और अगर हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो ये नो कलर यानी कोई कलर चेंज नहीं करता है, यानी ये येलो का येलो ही रह जाता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें बोल रहा है येलो इन एसिड, यानी एसिड में तो येलो ही रह जाएगा लेकिन जो बेस है उसमें रेड हो जाएगा, यानी बेस में अपना कलर चेंज कर लेगा। इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे कि अगर कभी कुछ खाते समय आपके किसी ड्रेस पे या शर्ट पे कुछ गिर जाता है जिसमें कि टर्मरिक पाया जाता है यानी हल्दी पाया जाता है, तो जब उसको धोया जाता है उस कपड़े को, तो जब उसके साथ में जो सोप या डिटर्जेंट पाउडर हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे रेड बन जाता है, रेड का धब्बा हो जाता है। बिकॉज क्योंकि जो सोप और डिटर्जेंट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और ये जो हमारा टर्मरिक होता है ये बेस के साथ मिलते ही रेड कलर देता है।